हेयर स्टाइल हमारे कॉन्फिडेंस को लीड करता है। आप भी मानते हैं? मतलब हाय जसप्रीत, और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देख रही, ये कौन है, ये मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो इनको नहीं जानती। और मैं ना आगे चली गई और वो काफी ऑकवर्ड हो गया। और उसके बाद मुझे याद आया, ओ शिट, मैं तो फेमस हूँ। तो फिर क्योंकि मेरे को था कि मेरे को अपनी सीवी मोटी करनी है। मतलब आप जनरली यहाँ पे भी देख लो, जितने भी लड़के हैं या बाहर भी ऑब्जर्व करना है, या तो शर्ट डाली होती है, टी शर्ट डाली होती है, जीन्स डाली होती है, ट्राउजर डाला होता है, कार्गो डाला होता है, 4-6 ऑप्शन ही हैं। गर्ल्स कैसे भी ये स्टाइल कर लेती हैं। जैसे आप कभी बॉयज को टिप्स देते हैं अपने कंटेंट के जरिए? अगर आपको अपना ऐसे सर्कल बड़ा करना है कॉलेज में, तो कैंपेनिंग आई गेस थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। ड्यू की पॉलिटिक्स बहुत फेमस है, इलेक्शंस भी। कभी पार्टिसिपेट किया? मैंने किया नहीं, बट मैंने कैंपेनिंग करी थी। और जो फर्स्ट ईयर में मैंने जिनके लिए कैंपेनिंग करी थी, वो पूरा पैनल जीत गया। ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट ने दी है, हर एक इंसान को दी है। कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, बट देखो जिसने अपनी लाइफ में कुछ गलत करना है वो करेगा ही करेगा, चाहे वो इंटरनेट से करे या फिर ऑफलाइन करे। क्वालिटी क्वांटिटी क्या मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्वालिटी। तो अब तक का सबसे बड़ा कोलैब आपको कौन सा मिला? मेटा के साथ लॉरियल पेरिस की कैंपेन थी। ये मत सोचो कि ये काम अच्छा नहीं चल रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इसको लॉन्ग टर्म में मुझे काफ़ी आगे तक पहुँचा के लेके जाना है, तो अगर 1 साल तक भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं। और मैं सोचती थी, कुछ लोगों को पता है कि प्राइवेट स्कूल है, कुछ लोगों को लगता था गवर्नमेंट स्कूल। पॉज लिया था ना पढ़ाई का, पहले मुझे लगता था कि मैं पीछे होगी, 1 साल पीछे होगी एंड ऑल, बट वो पॉज लेना काफ़ी सही था, क्योंकि घर पे रहकर मैंने अपनी सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें ऐसे सीखी। ये कितना कमा लेते हैं वो मैं नहीं जवाब देती। एक रफ आइडिया तो बताइए। नहीं, लोगों को मोटिवेशन मिलती है। नहीं बताइए। नहीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हर कोई आज अवेलेबल है और हर कोई ग्रो भी करना चाहता है और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कंटेंट भी बनाते हैं। कुछ अतरंगी बनाते हैं तो कुछ ज्ञान भी देते हैं और कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, मगर लगातार जारी रहता है तो कंटेंट डालते रहना और कोशिश करते रहना कि हम एक न एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। मगर कुछ लोगों के नसीब में ही होती है वो सक्सेस जो उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। मगर कोशिश करना वो ज़रूरी है, वो करते रहना चाहिए। मगर आप जानते हैं कि POV में हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके ज़रिए आप तक कुछ ऐसा पहुँचे जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे और आप आगे बढ़ पाएँ। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी, जिसमें आप देख रहे हैं POV द पॉइंट ऑफ व्यू। और द पॉइंट ऑफ व्यू में आज की मेहमान है हमारे साथ जसप्रीत कौर कालसी, जो एक इंस्टाग्राम या आप कह सकते हैं यूट्यूब पर भी आज एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट बनाती हैं, और कंटेंट भी ऐसा कि देख के दिल नहीं भरता, और वो जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अक्सर जब भी हम कहीं जाते हैं या बात लव योरसेल्फ की आती है तो कहा जाता है कि आपको अपने खुद से प्यार करना है, और हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाल संवारने लगते हैं, देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे या बुरे। और जिसके हैं वो भी हाथ मारता है बालों में और जिसके नहीं हैं वो भी मारता है। ये ऐसी परंपरा है क्योंकि वहीं से हमें लगता है कि हम अच्छे लगेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन में भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं और उसके ज़रिए ही अपनी एक अलग सोशल मीडिया की दुनिया में पहचान बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका POV में द पॉइंट ऑफ व्यू में, जहाँ हमारी ऑडियंस आज आपकी स्टोरी सुनेगी। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, जो हम रेगुलरली अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ओके, सो मेरा जन्म 3 दिसंबर 1999 को हुआ था। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड और दिल्ली में ही मेरी बॉर्न एंड बॉटम। 24 साल की हैं अभी आप? Yes. मात्र इतनी सक्सेस अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा है, बट हाँ अच्छा है। तो आप दिल्ली बॉर्न है? हाँ जी। गांव वगैरह नहीं रहे कहीं पे? नहीं। तो आपने स्कूलिंग भी अपनी दिल्ली से ही करी है। कैसी थी स्कूलिंग? स्कूलिंग अच्छी थी मेरी। बढ़िया। हाँ जी। पढ़ाकू थे? मैं बहुत पढ़ाकू थी। बहुत पढ़ाकू? हाँ, मतलब मेरी हमेशा पोजीशंस आती थी, एकदम टॉपर वाली? हाँ, कोशिश थी मेरी कि पोजीशंस आए, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। तो ये मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि अगर मेरी अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही मेरी अच्छी जॉब लग पाएगी और तभी मैं अच्छा अर्न कर पाऊंगी। यही सबका मतलब हम सबका तो माइंडसेट ऐसा ही होता है, बचपन से यही सिखाया गया है। तो मेरा यही था और मुझे था कि बस मुझे अच्छे से अच्छे अपनी मार्क्स अच्छे लाने हैं, अच्छे कॉलेज में जाना है और अच्छी जॉब करनी है बस। तो पेरेंट्स का प्रेशर रहता था पढ़ाई करनी है खुद से? नहीं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी चिल है, मतलब उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। नंबर सिक्योर करो,
उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऐसे। अच्छा, खुद याद आता है। हाँ, मैंने अपनी तारीफ कर रही हूँ। स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते थे स्कूल में? स्पोर्ट्स में मैं खो खो में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट फिर मेरी जो दूसरी टीचर्स थी जिसमें मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो उनको थोड़ा सा ऐसा होने लग गया था कि नहीं बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो फिर मुझे दोनों में से कोई एक चूज़ करना था, तो मैंने पढ़ाई चूज़ करी और फिर पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। हाँ। तो आप 10th के बाद क्या लिया? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज? कॉमर्स विदाउट मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स? विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स? हाँ, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रेशर था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है? 10th के मार्क्स पे डिसाइड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम स्कूल में होते हैं बड़ा डिसीजन होता है उस टाइम का। हाँ, वो तो था, लेकिन मैंने ऐसा कोई फील्ड नहीं सोच रखी थी, क्योंकि मेरा माइंड हर जगह था। मेरा माइंड आर्टिस्टिक वे में भी था कि मुझे कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहिए, या फिर शायद मुझे मेकअप का करना चाहिए। और मेरा ऐसे कहीं पर था कि मेरे को मार्केटिंग में था कि मेरे को मार्केटिंग की जॉब करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग में ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, या फिर आपको ऐसा होता है कि आपका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो मुझे मेरे सारे कजन्स बोलते थे कि तेरा अच्छा है तो तुझे मार्केटिंग में करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ जी, तो उसी बेसिस पे मुझे ऐसा लगता था कि मार्केटिंग में तो मुझे कोई ना कोई अच्छा ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कहीं पर जॉब करनी चाहिए। तो मेरा ये भी एक था, और भी मेरे 2-3 मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ले रखे थे, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, और फिर मैंने 1 साल का गैप ले लिया पढ़ाई से। अच्छा। और फिर मैंने कॉलेज जब ज्वाइन किया उससे पहले 12th की बात की पढ़ाई के बाद? हाँ जी, 12th के बाद मैंने 1 ईयर का गैप ले लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मुझे जर्नलिज्म भी करना था। अच्छा। मुझे जर्नलिज्म में भी बहुत शौक था, बट वहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पे क्राइटेरिया था कि आपके इंग्लिश में 85 मार्क्स आने चाहिए। मेरे 84 आए थे, सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से, सिर्फ 1 मार्क की वजह से वो रह गया। तो थोड़ा सा दुख हो रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे ड्यू से ही करना था, क्योंकि ड्यू की ज़्यादा वैल्यू मुझे लगता है कि है, तो इसी वजह से। बट ठीक है, उसके बाद मैंने फिर एक गैप लिया। उस बीच में मैंने अपना ज्वेलरी का जो सा काम है उन्हें अपनी सिस्टर से सीखा, और हम लोग आएंगे अभी वहाँ पे आएंगे, इतना जल्दी नहीं है, सुपर फास्ट नहीं करना है। सॉरी, आराम से बात करेंगे, आराम से, वो लंबी जर्नी है, वही इम्पोर्टेंट है। खैर, मगर वहाँ हम आएंगे अभी। तो जैसे स्कूल में हमेशा, वैसे आपने थोड़ा सा बताया अभी, बट एक सवाल हमेशा आता है कि क्या बनना है। टीचर्स जनरली पूछ लेते हैं, या घर वाले भी पूछते हैं क्या बनना है ना, तो कभी सवाल आता था तो क्या जवाब होता था कि क्या बनना है? मैंने कुछ ऐसे एम किया था स्कूल में? हाँ, ये सब तो मैंने सोच रखा था कि मार्केटिंग में जाऊंगी, या फिर फैशन का कर सकती हूँ, या मेकअप का कर सकती हूँ, या जर्नलिज्म का कर सकती हूँ। ये 4 फील्ड्स तो मैंने सोच ही रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को ये था कि अभी मैं एट प्रेजेंट जिस चीज़ पे हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ। अगर मैं इतना लॉन्ग टर्म का सोचूंगी तो जो भी चीज़ हाथ में है वो भी शायद मैं अच्छे से ना परफॉर्म कर पाऊँ। तो अभी मेरा वही था उस टाइम पे, तो कि मुझे पहले ये इस चीज़ में पूरा सक्सेसफुल होना है। स्कूल को अगर आज देखते हैं 12th तक, कौन से स्कूल, नाम नहीं बताया आपने? मेरा क्या था कि 6th तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में गई थी। उसके बाद से थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे, तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी। एंड गवर्नमेंट स्कूल में जाकर थोड़ा सा तो लग रहा था कि अब जो मतलब कजन्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते थे एंड ऑल, तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा इशू लग रहा था। बट मेरे टीचर्स बहुत बहुत अच्छे थे, और अभी भी बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ ना, तो हम लोग ऐसे बात करते हैं कि हम लोग मिलेंगे एंड ऑल, हम लोग बहुत ऐसे प्लान्स बनाते हैं। तो मेरी टीचर्स तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जैसे होता है ना मदर की तरह, वैसे वो मुझे ट्रीट करते थे। ट्रस्ट भी वो मुझ पर बहुत ज़्यादा। जो बहुत क्लोज रही हैं आपके? दीपिका गुलाटी मैम। अच्छा। वो मेरी क्लास टीचर रही हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। लीना यादव मैम, वो भी बहुत अच्छी हैं। शिल्पा मैम, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी टीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी स्कूल टाइम। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मैं 10th में आ गई थी तो फाइनेंशियल सिचुएशन घर की अच्छी हो गई थी। एंड मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं ना, वो 10th के बाद सोचते हैं कि हम स्कूल चेंज कर लेते हैं, फिर से प्राइवेट चले। हाँ, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जा रहे थे, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, मुझे जब तक मेरी स्कूलिंग है मुझे इन्हीं टीचर्स के पास रहना है, मुझे इन टीचर्स से दूर बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी 12th भी यहीं से करूँगी। 12th हो गई और सब अच्छा हो गया, अच्छे मार्क्स आए। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा, हर एक चीज़ में अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गई तो मेरा कॉलेज था कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ साउथ कैंपस। अब साउथ कैंपस में मेरे को ना अपने स्कूल को लेकर हमेशा प्राउड फील होता था कि हाँ, मैं बहुत अच्छे स्कूल से आई हूँ, मैं बहुत अच्छे स्कूल से आई हूँ, ऐसे करके। लेकिन ना जब आप जो साउथ कैंपस में प्रेशर में जाना हुआ था कि एक रेपुटेशन होती है जैसे डीयू की। हाँ, डीयू की तो ऐसा है ना, डीयू में एडमिशन लेना है, तो ऐसा कुछ था? हाँ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। मैं क्या कर रही थी, मैं पूरा कट ऑफ्स की लिस्ट बनाती थी, मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी, मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पा रही है, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। आज भी वो मेरे पास डायरी है, कभी कभी वो पेज जब खुल जाता है ना तो एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि अच्छा मैं एक बार बैठ के पूरी लिस्ट बना रही थी। और फिर हाँ, मतलब अच्छी है, स्वीट मेमोरी। क्या डिसाइड किया था कि क्या करेंगे 12th के बाद?
12th के बाद ना, उसके बाद जब मैंने 1 ईयर का गैप लिया था ना, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जैसे ज्वेलरी वाला काम करने लगी थी उसी 12th के बाद ही। हाँ जी। अच्छा। तो वो हमारा काम बहुत अच्छा हो गया था दोनों का, तो मुझे ऐसा लगा कि अर्निंग तो मैं अच्छी कर सकती हूँ। 2017 ओके। हाँ जी, तो तब मुझे लगा कि अर्निंग तो मैं अच्छी कर सकती हूँ। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना पढ़ाई करनी है, तो मैं डिग्री ले लेती हूँ। बाकी मैं ना थोड़ा सा ऐसे स्किलफुल वाला काम करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने वो चीज़ नोटिस करी, तो मैंने ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मुझे DU में मिला, तो मैंने वो वाला ले लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बता रही थी साउथ कैंपस वाला मेरा कॉलेज, साउथ दिल्ली वाला, तो वहाँ पर वैसे के स्टूडेंट्स, और मुझे ऐसा जब स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ गई थी तो सब ऐसे पूछते हैं ना, 1-2 दिन तो सबके इंट्रोडक्शंस होते हैं, आप कौन से स्कूल से आए हो, क्योंकि लास्ट जो हमारी अचीवमेंट थी उस टाइम पे स्कूलिंग ही थी सिर्फ। तो सब एक दूसरे से बात कर रहे कि मैं इस वाले स्कूल से हूँ, मैं उस वाले स्कूल से हूँ। जब मैं बताती थी अपने का, तो उनको पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं होता था। ऐसे बोलते थे कि यार लग नहीं रहा कि तो गवर्नमेंट स्कूल की है या क्या, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना टैबू मेरे ख्याल से। शायद गवर्नमेंट स्कूल की इमेज उतनी सही भी नहीं थी दिल्ली में। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में जुनून है, आप कहीं पर भी कर सकते हो पढ़ाई, उसमें वो कुछ नहीं है। बट हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा था। तो जब मैं किसी को बताती थी तो वो ऐसे मुझे बॉम्बास्टिक साइड आई देते थे। तो फिर मुझे ऐसा थोड़ा सा फील होने लग गया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो फिर ना मैंने कुछ लोगों को तो बता दिया अब स्टार्टिंग में। फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं ना प्राइवेट स्कूल बोल देती हूँ, क्या हो गया। मैंने फिर कुछ लोगों को प्राइवेट स्कूल बता दिया। अब वो सब दोस्त बन गए। अब जब हम सब एक साथ बैठते थे और स्कूल्स की बात करते थे, मैं बीच में खड़ी हो जाती थी और मैं सोचती थी, कुछ लोगों को पता है कि प्राइवेट स्कूल है, कुछ लोगों को लगता था गवर्नमेंट स्कूल है। सब अपने अपने स्कूल्स के एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि मेरे स्कूल में ऐसा था, मेरे स्कूल में ऐसा था। जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता था ना, मैं कोशिश करती थी कि मैं यार टॉपिक बदल दूं, नहीं तो वो बोलेंगे अरे तूने तो ये वाला स्कूल बताया था, वो कहेगा अरे तूने तो ये वाला स्कूल बताया था। तो मतलब हाँ, अगर मैंने आपको गलत बताया था तो आई एम सॉरी। सही यहाँ से हाँ, ये मेरे को हंसी आती है इस बात पे, और मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी फील होता है। बट आज आप एक जगह हैं। हाँ। आज आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और मतलब जो आज स्टूडेंट इस चीज़ को फेस करते हैं कि जैसे सिर्फ ये स्कूल्स की बात नहीं है, जब कोई दिल्ली में आउटसाइडर आता है ना पढ़ने किसी और स्टेट से, तब भी वो ऐसा फील होता है, हो जाता है। क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ और मैं जब दिल्ली NCR के कॉलेज में आया पढ़ने, तो वो चीज़ मैंने भी फील की कि दिल्ली वाले ना घुल मिल नहीं पाते और वो साइड वालों को साइड वाला ही समझते हैं, मतलब अदर स्टेट्स वाला। तो वो चीज़ को कैसे डील करना चाहिए, मतलब आज उस चीज़ को कैसे कमेंट? मेरे एक्चुअली क्या है, मेरे सारे अदर स्टेट्स वाले फ्रेंड्स थे। मेरे उत्तराखंड वाले फ्रेंड्स थे। अब वो लोग कनाडा चले गए, कुछ देहरादून चले गए, मैं अकेली हो गई। तो मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं और कुछ लोगों को अलग अलग ग्रुप्स बनाना पसंद होता है। कुछ नहीं बोल सकते किसी के बारे में, किसकी वाइब किसके साथ मैच हो रही है, कुछ नहीं बोल सकते उस बारे में। तो बट हाँ ठीक है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए। वो कॉलेज के बाद फिर सब इधर उधर ही निकल जाता है आउटसाइडर्स। तो ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? कॉलेज एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे लाइक अगर आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ देखो ना, साउथ कैंपस वाला, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। अकेडमिकली भी बहुत अच्छा है, बट अगर देखा जाए तो सोसाइटीज़ बहुत बहुत अच्छी है उसकी, और वो काफ़ी एक्टिवली वर्क करते हैं। तो मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में थी, मार्केटिंग सेल में थी, HRD सेल में थी, और ये वुमेन डेवलपमेंट सेल में भी थी। मैंने एक ईयर फैशन वाला भी किया था। तो मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में थी, मैंने बहुत सारे स्कूल में पढ़ने के सपने थे वो सोसाइटीज़ के जरिए पूरे कर लिए। हाँ, मार्केटिंग में वो तो था, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को अपनी CV मोटी करनी है, तभी अच्छी जॉब लगेगी। तो जॉब का कीड़ा कॉलेज के टाइम पे भी बहुत था, सही से था, बहुत था। प्रेशर तो था ही ऑब्वियसली। और पता क्या होता था, जब कॉलेज में ऐसे होता है ना कि किसी की प्लेसमेंट लग जाए, जब प्लेसमेंट साइट के थ्रू कंपनीज आती है और प्लेसमेंट हो जाती है, तो पता चलता है कि अच्छा उसका ना इतने का पैकेज लग गया, तो वो अपने आप को बहुत ऐसे मैं तो बड़ा बंदा हो गया। और फिर ना सब उसके पास जाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उससे पूछते हैं कि अच्छा क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैसा था सब। तो आप जैसे 12th के बाद 1 साल आप वो ज्वेलरी वाला स्टार्ट कर चुके थे, तो आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंट फील करते थे कि मैं कुछ स्टार्ट करके ऑलरेडी आ रखी हूँ, या वो उस टाइम भी चल रहा था? वो तो था, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब मैं सोसाइटीज़ में भी इंटरव्यू देती थी ना, तो वो उस बात से बहुत खुश हो जाते थे कि आपका ऑलरेडी कुछ है, आपने साइड में रखा हुआ है। तो वो चीज़ उन लोगों को भी बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ आपने कुछ सेटअप कर रखा है अपना ऑलरेडी, आपके पास एक अलग प्लान भी है। तो मुझे लगता है कि वैसे ना बाय 12th या फिर मे बी बाय 11th ओनली, हर किसी के पास कुछ ना कुछ उसने छोटा सा छोटा, तो उसका जो भी कोई हॉबी हो या कोई भी स्किल हो ना, उसको उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि मैं इसको एक ऑप्शन लेके चल सकता हूँ। इन फ्यूचर मुझे कुछ बड़ा करना है तो इस चीज़ में मैं कर सकता हूँ। तो वो एक है। DU की पॉलिटिक्स बहुत फेमस है,
इलेक्शंस भी कभी पार्टिसिपेट किया? मैंने किया नहीं, बट मैंने कैंपेनिंग करी थी, और जो फर्स्ट ईयर में मैंने जिनके लिए कैंपेनिंग करी थी वो पूरा पैनल जीत गया। मतलब आप लगे थे। कैसा एक्सपीरियंस था उस कैंपेनिंग अच्छा था। और पता है क्या होता है, उस कैंपेनिंग के थ्रू ना आप कॉलेज में न्यू नहीं होते हो, अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं अलग अलग, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास तक रहोगे तो क्लास वाले ही बनेंगे। अगर आप सोसाइटीज में जाओगे, अलग अलग बच्चों से बात करोगे, अलग अलग बैकड्रॉप्स वाले लोगों से बात करोगे, तो आपको बहुत कुछ ओवरऑल कहीं ना कहीं DU एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें अलग अलग स्टेट्स से स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आपने बताया। तो आपके साथ भी अगर कोई बात करता हो ना, आई एम श्योर उनको भी आपकी जगह के बारे में बहुत नॉलेज मिलती होगी। तो ऐसे ही करके अगर आपको अपना ऐसे सर्कल बड़ा करना है कॉलेज में, तो कैंपेनिंग आई गेस थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। मतलब और एक्सप्लोर भी होता है ना। हाँ, नई चीजें सीख रहा है इंसान। हाँ, वो और सर्कल भी बन रहा है बाहर का, आप बहुत सारे लोगों से मिल पा रहे हैं, शायद अच्छा भी होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर बहुत अच्छा होता है। और कुछ DU को लेकर जो टैबू हैं वो सही निकले गलत निकले जब गए वहाँ पे? तो ऐसे DU तो अच्छा है, बढ़िया था। हाँ अच्छा। ऐसे प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से? मेरे टाइम पे तो लॉकडाउन ही आ गया था। अच्छा 2020? हाँ, मेरे थर्ड सेमेस्टर के बाद ही लॉकडाउन हो गया था मेरी तो मेरे तो थर्ड सेमेस्टर के बाद जितने एग्जाम्स हुए वो सारे ऑनलाइन ही हुए थे। तो आप पूरी तरीके से फैशन इंडस्ट्री या जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, तो आपने कॉलेज के ड्यूरिंग स्टार्ट कर दिया था? नहीं, मैंने तब स्टार्ट नहीं किया था। तब नहीं किया था? तो कॉलेज कंप्लीट नहीं, जब कॉलेज ऑफलाइन था तब नहीं किया था, जब ऑनलाइन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तब तो कुछ और था ही नहीं करने को, तो मैंने एक्चुअली में लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था। ओके। 14 फरवरी 2020। अच्छा, हाँ जी। मार्च में तो आया था शायद कोविड। उससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी थी, बट मैं डाल नहीं पा रही थी उसके बाद कुछ भी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लॉकडाउन में मैंने सोच लिया कि अब कुछ है ही नहीं करने को, तो कुछ ना कुछ करना है तो यही कर लो। तो आपने 14 फरवरी 2020 को पहला वीडियो डाला था। किस रिगार्डिंग था पहला वीडियो? हेयर स्टाइलिंग थे 10, काफ़ी इजी। कैसा आइडिया है? ऐसे रैंडम? हाँ, बस मैं एकदम से कॉलेज से आई थी, मेरे पास और कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ एक, और वो अच्छी चल गई। वैसे मैंने इस चीज़ के बारे में से सोचा नहीं था कि मैं इसमें प्रोफेशनली जाऊँगी या क्या, क्योंकि मेरा जॉब को लेकर थोड़ा ज़्यादा माइंडसेट था वैसा, बट अच्छा हो गया काफ़ी। तो उसके बाद फिर कैसे आया रेगुलेशन में, कैसे प्लान किया? क्योंकि जो सी मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसने ही काफ़ी अच्छा काम कर दिया, मतलब उस टाइम पे IGTV होते थे, तो रील्स नहीं थी तब, तो IGTV पर ही उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे। तो उसके बाद नीचे लोगों ने बहुत अच्छे स्वीट कमेंट्स करे थे, काफ़ी वेलकमिंग है ऑडियंस ऐसे ऑनलाइन, तो उन्होंने ऐसे मैसेजेस करे थे कि वी वांट टू सी मोर फ्रॉम यू, आप ऐसे वाला हेयर स्टाइल भी बनाओ, ये भी करो, आपका हेयर कट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मैंने बनाने शुरू कर दिए। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरी स्किन उस टाइम बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से थोड़े से हेट कमेंट्स मिलते थे स्किन को लेकर, बट वैसे ऑडियंस काफ़ी वेलकमिंग थी। टिकटॉक भी चल रहा था उस टाइम पे? मैंने टिकटॉक नहीं बनाई। कभी नहीं बनाई? नहीं, मैंने कोशिश करी थी बनाने की, जैसे बनाया एक हफ्ते बाद टिकटॉक बैन हो गया। सैड। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इंस्टाग्राम ही अच्छा है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे हाँ जी, पूरी तरीके से। तो फिर जैसे प्रॉपर ये कब डिसाइड हुआ कि आपको कंटेंट क्रिएशन में ही जाना है और जॉब वाला माइंडसेट खत्म हुआ? ओके, सो लॉकडाउन के टाइम पर मैं रेगुलर हो गई थी वीडियोस बनाना, और मुझे अच्छा रिस्पांस आने लग गया था। मेरे पास ज़्यादा इतना मेकअप एंड ऑल तो अच्छा वाला नहीं था उस टाइम पे, जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट का होता है उतना ही था। तो वो सब कर करके अच्छे व्यूज़ हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद जब लॉकडाउन शिफ्ट हुआ तो मुझे थोड़े बहुत कैंपेन्स मिलने लग गए। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, इस काम से मैं थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकती हूँ। एंड देन जब मुझे लॉरियल पेरिस की फर्स्ट कोलैबोरेशन मिली थी ना, तब मुझे लगा था कि हाँ, ये काम अच्छा है, मैं कर सकती हूँ। कितने मंथ्स बाद वो डील हुई थी? आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मुझे मंथ्स का तो आइडिया नहीं है, फिर भी रफ 5-6 मंथ्स के बाद शायद आया होगा कुछ काम। ओके जी, लॉरियल का नहीं, नॉर्मल काम जो आया था। हाँ, लॉरियल में तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब मेरा सवाल वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा ये था कि कैसे क्लियर हुआ कि जॉब पे आप स्टिक थे, तो वो जॉब वाला कि अब ये जॉब नहीं करनी है, इसी को करती हूँ आगे, ये कैसे क्लैरिफाई कर पाए? ये मैंने इस तरह से क्लैरिफाई किया था, क्योंकि जब मैंने अपने दूसरे फ्रेंड से भी बात कर रही थी जो जॉब्स के लिए या फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इंटर्नशिप्स अगर देखा जाए तो अच्छी होती है, बट उसमें मुझे ये नहीं लगता कि फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि मेरे को क्या था, जब मैंने एक बार कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो मुझे गुड़गांव में मिल रहा था काम, और वो शायद 6 आवर्स तक का कोई काम था, और दिल्ली से गुड़गांव जाना, और उसके लिए वो मुझे मंथली सिर्फ 3000 पे कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास एक मेरा अपना सेटअप खुद का है, मेरे पास ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं और भी दूसरे काम भी कर सकती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जब सेटअप है, मैं वहाँ से अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैं ये वाला काम क्यों कोशिश कर रही हूँ।
तो ये थोड़ा सा ऐसा मतलब सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं कोई जज नहीं कर रही किसी काम को, बट यहाँ से थोड़ा सा लगा था कि शायद मुझे अपने वाले पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था कभी भी कि ये करना है या नहीं करना है? नहीं, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने बोला देखो जो पसंद है तो वो करेंगे। आपको पेरेंट्स वाला कोई हर्डल नहीं आया? कोई नहीं हर्डल आया। तो आपने फिर कंटेंट बनाने का प्लान किया और उसी पे आपने आगे बढ़ना शुरू किया। तो पहले आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे थे? हाँ जी। वहाँ पे आप धीरे धीरे बना रहे थे, कैसे कब पहली बार बड़ा रिस्पॉन्स मिला, ऐसा लगा कि ये वो था जो चाहिए था किक? मेरी एक्चुअली में क्या था कि मैंने जब भी वीडियोस बनाई ना, मैंने ये कोशिश करा कि कुछ अलग बनाऊं, कुछ अलग बनाऊं। तो उस टाइम पे भी ना कोई ऐसे पर्ल्स यूज़ कर कर, क्रिस्टल्स यूज़ कर कर, ऐसी चीज़ें यूज़ कर कर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला रहा था। तो मैंने वही सब आइडियाज़ लाई थी। तो उसी आइडियाज़ की वजह से ना एक्चुअली मुझे हर एक वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मुझे कोई एक सिलेक्ट करनी पड़े ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करूँ। ये फिर भी लगता है ना कि यहाँ टर्निंग पॉइंट होता है कंटेंट क्रिएशन में। कि आपको रात को कोई रील डाली, सुबह वायरल चलेगी, या अलग ऐसा ही? तो नहीं हुआ था मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कंटेंट रेगुलर था उसी में जिसमें आप... बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं किसी कंटेंट को लेकर ये सोचती हूँ ना कि यार ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे ये पोस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे जाता है। अपार्ट फ्रॉम जिस पे मैंने बहुत मेहनत करी हो और मेरे को पता हो कि हाँ ये अच्छा करेगा परफॉर्म, वो कभी कभी उतना अच्छा नहीं करता। ज़्यादातर सब लोग यही स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि बट ऐसा होता है। क्यों होता है? बट ऐसा पता नहीं, मतलब बहुत मेहनत करो वो नहीं चलता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही बोल सकते हैं, बाकी तो पता नहीं। ऐसे क्रिएटिव रहना कितना टफ है, मतलब बहुत। हर टाइम कुछ नया लेके आना लोगों के लिए। हाँ, कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हो जाते हैं कि माइंड में नहीं समझ आता कि अब क्या करूँ ऐसे करके, बट हो जाता है धीरे धीरे करके, आइडियाज अपने आप ही आने लग जाते हैं जब आप उस फील्ड में होते हो ना, उसी चीज़ से हमेशा सराउंडेड रहते हो, तो उसी चीज़ के बारे में माइंड सोचने लग जाता है बार बार, तो आ ही जाते हैं आइडियाज़ अपने आप। कभी ऐसे बहुत लंबा गैप हुआ, कंटेंट ही नहीं बना पाए लंबे गैप के लिए क्योंकि आइडियाज ही नहीं आ रहे? मेरे साथ हुआ था। कितना टाइम? वो आइडियाज़ की वजह से नहीं हुआ था। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे ये मैंने कभी नहीं बोला, पर मुझे चलो एक्सक्लूसिवली ऑन न्यूज़ डिगी। मुझे ना जब मेरे 3 लाख आई थिंक फॉलोअर्स हो गए थे, मेरी काफ़ी अच्छी रीच थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से मुझे एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और उस वजह से मैं 1 ईयर तक बिल्कुल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और मैंने ज़्यादा कुछ पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा मैं वीक हो चुकी थी, मेरा वेट 41 kg हो चुका था, और मैंने हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था, क्योंकि फिजिकली मैं फिट ही नहीं थी, और मेंटली भी मैं इतना फिट नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि ये कैसे हो गया मेरे साथ एंड ऑल, और उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स में ना बहुत ऐसा पेन सा होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ खा भी नहीं पाते, और वॉमिटिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा आती है। अब कुछ भी खाने की कोशिश करो तो वो बॉडी उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, वो वॉमिट कर देता है बस। तो मेरी 9 मंथ्स तक ऐसे मेडिकेशन चली थी, और ऐसा भी होता कि मुझे बीच में डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो वी माइट हैव टू ऑपरेट दैट पार्ट, और उसमें कुछ तो था कि कुछ अटैच करने की चीज़ें ऐसा करके, वो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि उस दिन मुझे ना एनेस्थीसिया दिया था, क्योंकि मेरे कोई टेस्ट होने थे, तो मेरे को ऐसे मैंने थोड़ा सा होश में नहीं थी, ऐसी थोड़ी बातें सुन ली डॉक्टर की, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि मैं 1 ईयर तक काफ़ी कुछ मैंने नहीं बनाया, और मेरी काफ़ी उसके बाद रीच कम हो गई, और उसके बाद जो मेरी थोड़ी सी ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि कम हो गई वहाँ से, अदरवाइज मेरी ग्रोथ बहुत तेज थी इंस्टाग्राम पर। डीएम्स तो चेक करते होंगे? हाँ, बहुत सारे मैसेज आते होंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने डेलिबरेटली वेट लॉस करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है, और जब मैं 41 kg की हो गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो गई थी, और थोड़े से ऐसे हिट कमेंट्स आ रहे थे कि यू लुक लाइक स्केलेटन नाउ एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद स्किनी बॉडी एंड ऑल। तो रियलिटी बता भी नहीं सकते थे इस ड्यूरिंग? मैं नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने थोड़ा सा आइसोलेट भी मैं काफ़ी उस हो जाता है, उस डिसीज़ में होना पड़ता है थोड़ा सा, तो मैंने काफ़ी ऐसे गैप ले लिया था, मैं थोड़ा घर में ही थी, अपने उसमें ही थी, मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं गैप आ गया। तो रीस्टार्ट करना टफ था या? हाँ, ऑब्वियसली था, बट ठीक है, ऑडियंस ने मेरे को प्यार भी दिया आने के बाद वापस, बट हाँ थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने नोटिस नहीं किया या क्या, बट जब मैं ठीक हो गई, पूरा फुली मैंने रिकवर कर लिया, तो कुछ इवेंट्स पे मैं गई, तो जो उनसे कंटेंट क्रिएटर्स थे दूसरे जो मेरा काम देखते थे, उन्होंने बोला कि हाँ आई रिमेंबर आपने बीच में बहुत बड़ा गैप ले लिया था ना, और तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा इनको याद है, मतलब इन्होंने नोटिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने नहीं किया होगा, किसी को नहीं पता चला होगा,
लोग भूल गए होंगे, बट नहीं, लोगों ने नोटिस किया था। कैसा फील होता है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं? क्योंकि एक जनरल सवाल भी हो सकता है कि जब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में और एक बड़ा पॉज आता है तो कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बड़ा हाँ हो जाता है, रीच बहुत सदमा कम हो टाइप का जाती होता है है। वो। कैसे, मतलब आपने कैसे डील किया उस चीज़ को? एक्चुअली मेरे को ना ये था कि मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रही थी, बट मैंने थोड़ा सा ऐसे बोल दिया था कि हाँ अभी हेल्थ वाइज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो उस बेसिस पे तो ऑडियंस मेरे साथ थी, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पेशेंस बना के रखे, और जो ब्रांड्स के भी मेरे पास काम थे, कुछ कुछ बहुत मिस हो गए, कुछ ब्रांड्स ने मुझे काफ़ी टाइम दिया कि ठीक है आप टाइम ले लो, आप कर लो। उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट उन्होंने ऐसे बोला कि आप थोड़ा काम हमें दे दो, हम आपको स्क्रिप्ट बना देते हैं या फिर हम आपके लिए एडिटिंग कर देते हैं, ऐसे करके। तो वो काफ़ी अच्छा फेज़ रहा था कहीं ना कहीं ब्रांड्स की साइड से या फिर एजेंसीज की साइड से ऐसा सपोर्ट देखना। आज आपके इंस्टाग्राम पे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, बढ़िया लगता है। हाँ मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप कहीं पर होते हो और एकदम से आपको लोग पहचान जाते हैं और ऐसे हुआ आपसे आके बात फैन होती है। मोमेंट कहीं पब्लिक प्लेस पे? बहुत बार। जैसे मेट्रो में कहीं? हाँ हुआ है, मेट्रो में भी हुआ है। नॉर्मली एक बारी मेरे को ना ऐसा पहली बार ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई सेल्फी लेने आया, वो मोमेंट बताओ। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि क्या हुआ था कि ना मैं अपनी सिस्टर के साथ, हम लोग कजन्स एंड ऑल और मेरी सिस्टर एंड ऑल, हम लोग गए थे मॉल, पैसिफिक मॉल। तो नीचे ना वहाँ पर वो टर्किश आइसक्रीम वाले होते हैं ना, तो उनका पूरा आउटलेट था। तो उसमें ना किसी ने मेरे को ऐसे बोला हाय जसप्रीत, और मैं ना ऐसे पीछे मुड़ के देख रही, ये कौन है, ये मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो इनको नहीं जानती। और मैं ना आगे चली गई और वो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया। और उसके बाद मुझे याद आया, ओ शिट मैं तो फेमस हूँ। तो फिर उसके बाद मैं वापस गई थी उनको हेलो हाय बोलने के लिए। ये हुआ था मेरे साथ। तो आई फेस सेल्फी वगैरह अब थोड़ा सा हो गया, मतलब आइडिया हो गया कि हाँ अब अच्छे से मिलना थोड़ा बहुत आ गया। पहले पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। जब आप आज कई सारे बड़े इवेंट्स में भी जाते हैं, IIT दिल्ली में भी गए आप और गूगल के इवेंट में भी गए, जैसा मैंने देखा, और भी कई जगह जाते हैं, तो जब ये बड़े इवेंट्स में जाके एड्रेस करते हैं या लोगों को देखते हैं तो वो क्या वाइब देता है, क्या फील होता है? ऑनेस्टली जब कहीं पर आप होते हो ना, आप किसी, जैसे अभी मेरा यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो अभी मेरा माइंड सिर्फ इंटरव्यू के बारे में सोच रहा है और मुझे क्या आंसर्स देना है इस बारे में सोच रहा है। जो एक्चुअली में थॉट्स आते हैं ना, वो एक दिन इंटरव्यू से पहले आते हैं। कि हाँ मतलब मैंने मेहनत करी है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। जब आप कार में भी आ रहे होते हो ना, रास्ते में भी आ रहे होते हो, उस जगह तक पहुँच रहे होते हो, तब भी आपको सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं कि याद है मैंने उस टाइम पे ऐसे गया था, उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस टाइम पे याद आती है, पहले याद आती है। अगर 2-3 पॉइंटर्स में नोट डाउन करें, क्या स्टेप्स रहे होंगे जिनकी वजह से आज आप अपने आप को यहाँ फील करते हैं, और किसी भी इंसान को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? वो पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप खुद का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो अगर आपके पास कोई सेटअप है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ या ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे स्टार्टिंग से यही समझाया था। मुझे जॉब का था तो वो बोलते थे कि ना तेरा ऐसा काम है कि तू अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती है, तो तू उस वे में थोड़ा सा जाने की कोशिश कर। वो गाइड हमेशा से यही करते थे। तो अगर आपके पास ऐसा हो ना कि आप एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए जनरेट कर सकते हो, तो वो चीज़ पे पहले फोकस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब मैंने एक पॉज लिया था ना पढ़ाई का, पहले मुझे लगता था कि मैं पीछे होगी, 1 साल पीछे होगी एंड ऑल, बट वो पॉज लेना काफ़ी सही था। क्योंकि घर पे रहकर मैंने अपनी सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें ऐसे सीखी जो मुझे शायद लगता है कि अगर मैंने एकदम से हड़बड़ी में कोई कोर्स ले लेती ना, तब ऐसा शायद बाद में फील होता कि यार ये मैंने गलत कर लिया, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है या कुछ। ये चीज़ मुझे लगती है एक ही बहुत अच्छा रहा। दूसरा, मैंने ना हमेशा कोशिश करी कि मैं हर जगह ट्राई करूँ। ये नहीं करा कि मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है, ये एक काम करना है, ऐसे करके। मेरे को ये था कि हाँ, सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत अलग अलग सोसाइटीज़ ज्वाइन करी हुई थी। HRD की कर रखी थी, मार्केटिंग कर रही थी, फैशन की कर रखी थी। HRD और मार्केटिंग और फैशन किया और सीखा भी दोनों? हाँ, दोनों किया। और ये जो था फैशन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बट स्टिल मैं उसमें चली गई कि मुझे नहीं वो भी करना है, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे को कौन से में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट फील हो रहा है। तो ये भी है कि आप एक्सपेरिमेंट पूरा करो।
करते रहो कहीं ना कहीं तो हाँ, कहीं ना कहीं तो समझ आएगा कि हाँ ये काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये काम है जो मुझे ज़्यादा सूट करता है, वो वाला काम। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी नीश डिसाइड नहीं कर पाते, वो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ नहीं है तो लिप सिंग ही कर रहे हैं, उन वीडियोस को ही बना रहे हैं। बट आपने एक बहुत ऐसी नीश को चूज़ किया, हेयर स्टाइलिंग, जो बहुत बहुत डिफरेंट है और जिसकी जो कंपटीशन है या आप कह लो कि जो मेकर्स हैं इस चीज़ के वो बहुत कम है। तो ये आपको चैलेंजिंग ज़्यादा लगता है या किस तरीके से मतलब आप इस चीज़ को देखते हैं? एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत कम थे जब मैंने स्टार्ट किया था, अब बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब उस कंपटीशन में सर्वाइव करना और अच्छा परफॉर्म करना वो मुझे ज़्यादा टफ लगता है अपार्ट फ्रॉम जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई थिंक तब मैं बहुत अच्छे सिर्फ अपने फ्लो में कर रही थी, तब बहुत अच्छा था सब कुछ, अभी भी अच्छा है, बट इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि हाँ कंपटीशन है और फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का भी मेंटेन करना है और प्रेशर हो जाता है। हाँ। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है? हाँ। कहाँ दुबई, थाईलैंड, दुबई, बाकी इंडिया में भी बहुत जगह हो आई। आउट ऑफ इंडिया कितनी सारी कंट्रीज गए हैं? अभी सिर्फ 2 ही गई रही हैं। 2 ही। तो बाहर कोई फैन मिला आउट ऑफ इंडिया? हाँ, मैं एक बार हम लोग दुबई सफारी करने जा रहे थे, तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने मेरी अपनी बेटी से बात कराई जो शायद पेशावर में थी उस टाइम पर, तो उन्होंने अपनी बेटी से बात कराई कि वो आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती है, उसे आपके हेयर स्टाइल्स वगैरह सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ओके मैं इंडिया से हूँ, मैं दुबई में थी और मैं उस पर्सन से बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में है, तो आप देखो 3 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो मुझे उस टाइम पे लगा था हाँ ये काफ़ी प्राउड मोमेंट हो गया, अच्छा लगा था। हाँ ये बहुत अच्छा लगा था। बाहर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कल्चर वगैरह को देखते हैं, इंडिया से अपार्ट कितना कैसा पाया वहाँ की चीज़ों को, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया बाहर? सब अच्छा है। अच्छा है। हाँ, खाना हर एक जगह पे अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, तो वो तो अच्छी बात है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हाँ माइंड सेटिस्फाई हो रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। अगर ज़्यादा चीज़ें ना करो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा माइंड कहीं ना ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया देखना है, कुछ नया सीखना है, ऐसे करके। तो कल्चर ऐसे बाहर जाके घूमना है एंड ऑल, तो ये कहीं ना कहीं कल्चर देखने को सीखने को बहुत अच्छा रहता है। और सिर्फ बाहर जाके नहीं, इंडिया में भी बहुत अच्छा से नॉलेज मिलती है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे रहते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, अलग अलग लोगों का कल्चर देखना। इंडिया में कहाँ कहाँ गए हैं अभी? इंडिया में हम लोग गए हैं गोवा, मनाली साइड गए हैं, और पंजाब, दिल्ली तो घूम ही लिया, जयपुर, इन सारी जगहों कहाँ पर जाना है अभी? अभी मैंने ना सुना हुआ है कि केरल साइड बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर जाने का थोड़ा बहुत चल रहा है कि शायद जा सकते हैं। कश्मीर वगैरह? कश्मीर में नहीं गई, मुझे वहाँ पर भी जाना है। बर्फ, हाँ, सफ़ेद चादर है एकदम। हाँ जी, वहाँ पे लोगों का बड़ा घूमना रहता है, मतलब लोगों को बड़ा पसंद होता है वहाँ पे। और ये हेल्प करता है बाहर ट्रैवल करना क्रिएटिव आइडिया सोचने में? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को पीस के लिए भी? पीस के लिए तो काफ़ी अच्छा है और आइडियाज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो आप माइंड में जल्दी से कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा ये ऐसा है, मैं ना थोड़ा सा इसको चेंज करके थोड़ा ऐसा कर सकती हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं आइडियाज़ आते हैं, वो भी अच्छा है। खुद को आगे एक्सप्लोर कराता है और अपने आप को क्रिएटिव बनाने में भी हेल्प करता है। हाँ जी। आजकल लोग बड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी इन सबसे बीमार रहते हैं, उनको जाना चाहिए। हाँ जाना तो चाहिए। आप पहले इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते थे, फिर आपने बाद में यूट्यूब पे स्विच किया, अभी कुछ टाइम पहले ही शायद, और जैसा मैंने देखा कि 9-10 महीने में आपने 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। 9-10 नहीं, 5-6 महीने में। मतलब वो लास्ट वीडियो मैंने जो देखा था वो 9 महीने पहले का अपलोडेड था। मैंने शायद दिसंबर में अपना चैनल बनाया था, बट मैंने ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पर, तो मैंने ज़्यादा पोस्ट नहीं किया था। अभी मैंने रिसेंटली 5-6 मंथ से पोस्ट करना स्टार्ट किया था उस पर, और शॉर्ट्स के थ्रू ही मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए। 5 महीने 5 लाख, कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक्चुअली ये भी था ना कि मेरे पास अपना इंस्टाग्राम वाला कंटेंट ऑलरेडी था, तो मैंने वही वहाँ पर पोस्ट किया, तो वहाँ से भी मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिली, काफ़ी मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यूट्यूब पे ना काफ़ी वास्ट ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पर भी अच्छा है, यूट्यूब पे भी अच्छा है। बट यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स पे 18 मिलियन व्यूज़ हैं, वो देख के लगता है कि मेहनत सही जगह की है। हाँ, और आगे भी शायद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कमेंट्स पढ़ के कैसा लगता है? कमेंट्स पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नेगेटिव आते हैं, बट अगर 10 में से 1 आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी 9 तो अच्छे आ रहे हैं ना। आपका इंडस्ट्री, आपका सेक्शन ऐसा है नहीं कि ट्रोलिंग हो, बट फिर भी होती है कभी? हो जाती है। फेस करिए?
हाँ, जैसे मैंने ऐसे बताया ना कि स्किन केयर से रिलेटेड स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा बताए थे। हाँ, वो तब आया था जब वेट लॉस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तब आया था, चलता रहता है। बट अब 9-10 लाख लोगों की फैमिली है आपकी, उसको मेंटेन करना, मतलब कभी कभी टेंशन हो जाता है? हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो ना, तब भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रही, अब मुझे और अच्छे करने की ज़रूरत है। वो मन में ऐसा रहता है कि हाँ, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव, बट अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अच्छे से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं और कर सकती हूँ, मुझे और करना है। हर क्रिएटर यही कहता है, ये मतलब पोटेंशियल हाँ, निकल नहीं पाता ना। पोटेंशियल हो पाता है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी पोटेंशियल और है, मैं और मेहनत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सबके माइंड में यही चल रहा होता है, एंड सिर्फ इस फील्ड में नहीं होता है, गेस वो हर एक पर्सन का होता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। सबको यही लगता है कि अभी मेरे में और भी है, मैं और कर सकता हूँ, कैसे करूँ। वो कहीं ना थॉट माइंड में चलता ही रहता है। आपने वो देखी है संजू मूवी? नहीं देखी? थोड़ा बहुत सुना तो होगा। आपने कबीर सिंह देखी? नहीं देखी? आप फिल्में नहीं देखते? मैं बहुत कम देखती हूँ। बिल्कुल कम? वेब सीरीज, फिल्में वगैरह? नहीं, ज़्यादा नहीं देखती। क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? पता नहीं। नहीं पता? नहीं, मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ, क्योंकि सॉन्ग्स क्या होते हैं 3 मिनट्स तक के होते हैं, तो आप सुन सकते हो आराम से। मूवीज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कमिटमेंट है। थिएटर में मूवी कब देखी थी लास्ट? कौन सी देखी थी? अभी एनिमल आई, वो भी नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। बारबी देखी। चलो। हाँ, मैंने बारबी देखी थी, ओपनहाइमर और बारबी। उस दिन मैंने थिएटर में 6 घंटे बिताए थे। हाँ, वो याद है मुझे। देखने वाले ने 6 घंटे बिताए थे? हाँ, क्योंकि वो दिन ऐसा था ना, ओपनहाइमर भी था, बारबी भी था, तो फिर मैं पूरा ओपनहाइमर वाली टीम से थी, और मैंने पूरे ब्लैक आउटफिट, पूरा कोट पैंट पहन कर गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि और भी लोग पहनकर आएंगे, कोई नहीं पहनकर आया, मैं थी पूरे फॉर्मल्स में। बट ओके। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे संजू मूवी में संजय दत्त के को पार्टनर होते हैं विकी कौशल, जो कमली का रोल करते हैं, है ना? और ऐसे ही कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ उनका एक दोस्त होता है। ऐसे ही इस पूरी जर्नी में आपके साथ कौन था जो आपके साइड में ही खड़ा था? मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर। दोनों? पूरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में? हाँ, और मेरा भाई भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। ओके, क्रेडिट भी करते हैं, मेरी पूरी फैमिली करती है। मतलब पूरी फैमिली है वहाँ पे? ऑल 4 पीपल। तो मतलब मोटिवेट ही करते हैं हमेशा? हाँ जी। बहुत ब्लेस्ड हैं आप, आपको ऐसी फैमिली मिली है ना। अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि मतलब एक फैमिली हर्डल होती है हमेशा पैशन चूज करने में, बट अगर सपोर्टिव लोग मिल जाते हैं तो फिर जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। आज जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो जैसे आप हेयर स्टाइलिंग पे हैं, तो ऐसे लोग ना एक तरीके से डॉक्टर भी समझने लग जाते हैं आपको। हाँ, हो जाता है कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड हैं तो ऐसे डीएम्स आते हैं कि क्या करें, हेयर फॉल हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कैसे आते रहते हैं। और क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, जब मेरे को भी जैसे टीबी हुआ था तो उसमें भी काफ़ी हेयर लॉस होता है। और वो होता ही होता है, वो हर एक पेशेंट को होता है जो भी उसमें उस डिसीज़ से गुजर रहा होता है। बट मेरे को हुआ था तो मेरे को भी पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी, और मुझे ऐसा पता है कि हाँ क्या चीज़ एक्चुअली में वर्क करती है, क्या नहीं करती है। आप जब इस फील्ड में होते हो आप थोड़ा सा मतलब बालों का भी ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हो, क्योंकि वही मेरी मेन प्रायोरिटी तो वही है। तो वहाँ से मुझे एक्चुअली में, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ कर रखे होते हैं, तो मुझे पता होता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ऐसी है, तो मैं लोगों को डीएम में जाके बता देती हूँ कि ये चीज़ ट्राई कर लो। गर्ल्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्टाइलिंग के लिए, बॉयज़ के पास नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन केयर और हेयर केयर तो काफ़ी मतलब जेंडर न्यूट्रल है। जो मेरे बालों पे काम करेगा वो आपके बालों पे भी करेगा। नहीं, मैं ट्रीटमेंट की नहीं कह रहा, मैं स्टाइल्स की कह रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। गर्ल्स कैसे भी ये स्टाइल कर लेती हैं, जैसे आप कभी बॉयज़ को टिप्स देते हैं अपने कंटेंट के जरिए या सिर्फ गर्ल्स को ही हमेशा? नहीं, बॉयज़ का तो नहीं हो पाता, लेकिन सोचना चाहिए ना हमारे बारे में भी। हाँ, श्योर। मतलब हम भी आपकी ऑडियंस हो सकते हैं ना जी, हम भी सीख सकते हैं, पर ये ना गर्ल्स को ही आप सिखाना चाहते हैं बस? नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो मैं अपने पे ट्राई कर पाती हूँ ना, इसीलिए। तो बता सकते हैं ना बॉयज़ को, भाई को यूज़ कीजिए। हाँ, भाई पे यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके तो क्या ना मतलब नए लोग बताते हैं, मतलब जैसे कि बॉयज़ को 2-4 हेयर स्टाइल ही पता होते हैं जो वो कर पाते हैं, या एक ही जनरली कर रहे होते हैं, क्योंकि जो उनके फेस पे सूट करता है जिसने बोल दिया वो वैसे ही चल रहे होते हैं। या हमारे लिए थोड़ी कमी है इन चीज़ों की ना। बट हम लोगों को क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो उसको चेंज कर दो। आप लोगों के पास मोस्टली क्या होता है, हेयर कट का ऑप्शन होता है। हेयर कट एक बार ही करवा लिया तो वो 2-3 महीने तक तो रुकना पड़ेगा दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए। बैड, मतलब बॉयज थोड़ा स्कोप कम है, बट इट्स ओके, वी विल गेट देयर समडे।
क्या बॉयज ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, स्टाइल्स वगैरह में भी बहुत लड़कियों से पीछे ही रहता है। खैर नहीं ऑप्शंस कम होते हैं मुझे लगता है बहुत। नहीं, लड़के भी बहुत अच्छे स्टाइल्स आपको करते लगता है ड्रेसिंग में भी हमारे पास क्या ही होता है, टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, कोट, 2-4 और मिला लो। गर्ल्स को देखो, नहीं आई गेस अभी बहुत सारे ऐसे Variety क्रिएटर्स है। हैं जो बहुत अच्छा बना रहे हैं। मेन क्रिएटर्स भी ऐसे बहुत अच्छे हैं जो फैशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हैं, मैं ऑप्शंस की कह रहा हूँ। हाँ, ऑप्शंस ऑब्वियसली थोड़े से मतलब आप limited हैं। जनरली यहाँ पे भी देख लो, जितने भी लड़के हैं या बाहर भी ऑब्जर्व करना है, या तो शर्ट डाली होती है, टी शर्ट डाली होती है, जीन्स डाली होती है, ट्राउजर डाला होता है, कार्गो डाला होता है, 4-6 ऑप्शन ही हैं। गर्ल्स के नाम ही नहीं बता सकते हम, इतने बहुत ऑप्शन है, हैं। बहुत, कभी कभी मेरे को खुद नहीं पता होता, बहुत है। नहीं बट आप तो फैशन इंडस्ट्री में, तो आप तो उन चीज़ों को जानते ही होंगे बेटरली। मैंने इंट्रो में भी बात करी कि हेयर स्टाइल हमारे कॉन्फिडेंस को लीड करता है। आप भी मानते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा अगर हेयर स्टाइल खराब है, बाल खराब है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है इंसान का, कहीं ना कहीं हो जाता है। और ये दोनों जेंडर पे काम करता है, बॉयज़ और गर्ल्स। थोड़ा सा कुछ कमेंट करेंगे इस पे? श्योर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखें ना कि फैशन का एक पार्ट बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिंग भी कहीं ना कहीं रहती है। और दिल करता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स करूँ, कुछ अलग से करूँ, मेरी आउटफिट के साथ क्या जा रहा है। मोस्टली हम लोग वो चीज़ें देखते हैं कि हाँ आउटफिट के साथ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप किसी दिन बहुत अच्छे मूड में भी होगे ना, तो आप ये कोशिश करो कि आज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना दूसरे पर्सन का मूड भी दिखाता है। अब जैसे मैंने फ्लावर्स लगाए, तो आज मैं बहुत थोड़ा सा अच्छे बबली मूड में हूँ, तो मैंने थोड़ा सा फ्लावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। आई गेस अगर मैं किसी और पर्सन को देखूंगी ना जिसने थोड़े अपने बाल कर्ल किए होंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे मूड में है, कि आज जिसने थोड़ा सा मेहनत करने का सोचा कि मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा अलग अपना लुक करती हूँ। तो अच्छा, मतलब हम गर्ल्स के बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाल देख के। हाँ, बॉयज़ के लिए अच्छी टिप्स है ना। हाँ टिप्स। बट आपको पता है जैसे एड्स देखे हेयर्स वाले, जैसे थोड़ा एज्ड है, उनके बाल चले गए, क्या आप भी डिप्रेस हैं? क्या आप भी पार्टी में जाने से शर्माते हैं क्योंकि आपके बाल झड़ चुके हैं? मतलब वो बिल्कुल प्रोजेक्शन ऐसा कर देते हैं कि बाल, मतलब इसीलिए मैंने वो कॉन्फिडेंस वाला गेम पूछा, मतलब वो क्वेश्चन जो है कि अगर बाल नहीं है तो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है, कभी कभी होता है कि किसी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बहुत बाला अच्छा। मूवी भी देख सकते हैं हम, जो आई थी उसमें भी बालों बट मुझे हाँ पता है कि वो उनका कुछ ऐसा था कि उनके पास मतलब है नहीं थे, तो उनको शायद रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, आई गेस ऐसा कुछ था। तो उनको उसमें भी इशू हो रहे थे। बहुत ज्यादा गुड मूवी, मैं जाके देखूंगी, ये वाली तो जरूर देखूंगी। वो बालों से ही रिलेटेड है, तो उसमें पता लगता है बाद में। ओके, बट ये है कि जो एज्ड लोगों के बाल चले जाते हैं, मतलब गर्ल्स में तो कम ही होता है ना शायद, हाँ बॉयज में ज़्यादा होता है जल्दी बाल। बट अब इतनी सारी वेज है, इतने सारे मेथड्स है, विंग्स वगैरह, हेयर इम्प्लांटेशन भी होता है, तो वो भी है। मतलब ऑप्शंस तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस कैटेगरी में इस फील्ड ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है ऑलरेडी, और अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये सारी चीज़ें, तो ये तो है। बट गर्ल्स की तो आर्टिफिशियल हेयर्स पे भी अच्छे डिज़ाइन हेयर स्टाइल्स बन जाते हैं, में भी मिल जाते हैं। नहीं बनते? नहीं, विग्स में मिल बट जैसे वो ले लिया है तो वैसे ही है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा। हाँ वो तो उसमें गर्ल्स तो मैंने देखा आर्टिफिशियल बाल लगा के भी पता नहीं क्या से क्या कर लेती हैं। मैंने भी लगाए हुए हैं। भगवान ने क्रिएटिव प्रजाति बनाई है बहुत, काफ़ी, है ना। हाँ जी। तो आपने स्टार्टअप भी किया अपना ज्वेलरी वगैरह वाला, अभी आप लीड कर रहे हैं उसको? हाँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ कर रही हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है? अच्छा है। क्या स्कोप है उसको लेके, मतलब आगे का क्या अच्छा है, अभी हम लोग और भी थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें इन प्रोसेस है, तो वो पूरी हो जाएगी तो आई विल मेक द अनाउंसमेंट। ओके, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं नहीं पता, मैंने लास्ट ईयर मेरे बहुत प्लान्स बने और मैंने ऐसे मतलब नॉर्मली बहुत अच्छे मूड में ऐसे बोल दिया, बट वो थोड़े से पता नहीं ऐसे क्यों होता गया, थोड़ा लास्ट मोमेंट में जाके सब कैंसिल हो जाता है। नजर लग जाती है शायद। हाँ, पहले नहीं बताना चाहिए। हाँ, इसलिए मूव इन साइलेंस। नहीं बट जैसे अभी आप डिलीवरी वगैरह करते हो उसकी प्रोडक्ट्स की? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया या दिल्ली? ऑल ओवर इंडिया भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है। आउट ऑफ इंडिया भी हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं। रेंट पे भी देते हैं ज्वेलरी? नहीं, रेंट पर नहीं, सिर्फ परचेज करते हैं? सिर्फ सेलिंग का। सेल करते हैं। लोगों को करना है, क्या करना है, मतलब खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? वो व्हाट्सएप पे या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से जाके कनेक्ट करते हैं। ज्वेलरी लव _by_ जसप्रीत कलसी, इस नाम से ही इंस्टाग्राम पेज भी है ना, प्रमोशन कर रहा हूँ आपका। गुड। कह रहा आप किसी को भी अगर मतलब है ना फैशन से रिलेटेड है तो इंसान एक्सपेक्ट करता है, तो
मैम का ज्वेलरी पेज भी आप जाके देख सकते हैं। तो उसको ब्रांड बनाने का पूरा प्लान है कि आगे उसको एस्टेब्लिश करना है अच्छे से आपके नाम के थ्रू। हम लोग एक्चुअली मेरे ख्याल से इसको 8 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं? हाँ, क्योंकि अब से नहीं कर रहे ना, बहुत टाइम से कर रहे हैं वो। आपने शायद वो हम लोगों ने तब किया था जब इनफैक्ट पेटीएम भी ऐप नहीं थी और लोग ऐसे पेमेंट करने में भी लोगों को डर लगता था, क्योंकि ऐसे नॉर्मली इतना डिजिटल उस टाइम नहीं था इंडिया। तो आप कैसे डील करते थे? हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीओडी या ऑनलाइन? उस टाइम एक्चुअली हमें सीओडी का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। तो हम लोग एक काम करते थे, हम लोग वीक में डेज बनाते थे कि इन डेज हम लोगों ने ऑर्डर्स लेने हैं, इन डेज में जाकर हम उनको खुद ही जाके डिलीवरी कर देंगे। तो हम लोग ऐसे करते थे। तो पहले बाउंड रहते होंगे दिल्ली तक? हाँ, पहले दिल्ली तक ही थे। फिर धीरे धीरे करके जब कोरियर सर्विसेज का पता चला कि कैसे काम होता है, वहाँ से हम लोगों ने कोशिश करी उसको एक्सपैंड करने की, वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिली, तो फिर अच्छा हुआ काम। उसके बाद फिर पेटीएम ऐप, गूगल पे, ये सब भी आ गया इंडिया में, काफ़ी मतलब अच्छे स्केल पर आ गया कि हर कोई यूज़ करने लग गया। हाँ, कोविड के बाद तो बहुत कॉमन हो गया। हाँ जी, तो फिर उसके बाद से और फिर धीरे धीरे करके जब मेरा भी काम अच्छा हो गया सोशली एंड मेरी भी थोड़ी आइडेंटिटी बन गई, तो मेरे को लगता है कि लोगों के लिए पेज पर ट्रस्ट करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ ओनर यहाँ पर है, ये उनके फेसेस हैं। जैसे अगर आप देखोगे हमारे अकाउंट में भी हम दोनों की आईडीज मेंशन है, तो लोगों को वहाँ से ट्रस्ट फैक्टर एक हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो है लेकिन आपको नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है, कि उनके ओनर्स कौन है कौन नहीं है, आपको नहीं पता। यहाँ पे आपको पता है कि हाँ दीज आर द टू फेसेस, आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे हैं, बैठे हैं यहीं पर, कुछ नहीं होने वाला आपके पैसों को, तो ये ऐसा रहता है। वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ब्रांड। हाँ जी, और हम क्योंकि अब हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है काफ़ी लोगों का। आप एक स्टार्टअप फाउंडर भी हैं, स्टार्टअप चला रही हैं, तो आज स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में, और जनरली कुछ लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ लोगों को लगता है कि हर्डल्स आ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो बंद कर देते हैं। ऐसे आपके साथ हुआ कभी शट करने का? या नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों का ऐसा रहा कि उस काम को लेकर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको बंद करना चाहिए। हम लोगों ने ये सोचा कि अगर अभी मैं इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, आप हैंडल कर लो, अभी ये नहीं कर पा रहे तो आप हैंडल कर लो। मतलब हम लोग ऐसे उसको काम को बांट देते हैं, और हर किसी को हमने अलग अलग फील्ड दे रखी है। जैसे मेरी सिस्टर का काम है, उसका काम है उस पेज पर पूरे कस्टमर्स के साथ डील करना, क्लाइंट्स बनाना एंड ऑल। मेरा क्या काम है, मेरा काम है मार्केटिंग का, कि मुझे उस पेज तक ऑडियंस लेकर आनी है, तो मेरा ये काम है। बाकी मेरी मदर जो है वो भी थोड़ा सा कस्टमर सर्विस वाला काम कर लेते हैं पूरा। तो ऐसे टीम बना रखा है अभी, वैसे आपने अलग से नहीं लोग रखे हुए, तो आप उसी को मिलके आगे का प्लान लेके जा रहे हैं। हाँ जी। अभी जो स्टार्टअप ओनर्स हैं छोटे छोटे, उनको कोई लर्निंग या कोई टिप्स देंगे कैसे मार्केटिंग डील करते हैं आप, और स्कूल से मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? हाँ जी, अगर आपको इनिशियली इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो डोंट गिव अप। ये मत सोचो कि ये काम अच्छा नहीं चल रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इसको लॉन्ग टर्म में मुझे काफ़ी आगे तक पहुँचा के लेके जाना है, तो अगर 1 साल तक भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप उस पर पूरी मेहनत करो, आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर आएगा। मतलब क्योंकि यही होता है ना कि मोस्टली बिजनेस में ऐसा रहता है कि इन्वेस्टमेंट पहले करनी होती है, एंड जब लगता है कि यार इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ पा रहा, लॉस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें, या फिर क्या मैं ये काम छोड़ के कुछ और कर लूँ, हो सकता है आप वो भी करो, कोई बात नहीं। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है वहाँ पर भी फ़ायदा है, वो भी कर लो, लेकिन उस काम को ऐसे एकदम मत छोड़ दो कि नहीं मुझे करना ही नहीं है ऐसे करके। आप जैसे हेयर स्टाइलिस्ट वाले सेक्शन में भी हैं, बॉलीवुड में किस एक्टर की हेयर स्टाइल आपको सबसे बढ़िया लगती है, मतलब जो लगता है आपको ये मेंटेन करते हैं? मुझे दीपिका पादुकोण का जो क्लासिक बना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्टर में ऋतिक रोशन का अच्छा, उनके बाल अच्छे हैं, और वो कलर भी करके रखते हैं, या फिर शायद उनका है ही ऐसा कलर। लुक्स के अकॉर्डिंग वो नहीं, वो कलर करते हैं, ओके। और वो अपने लुक्स के फेस के अकॉर्डिंग भी चेंज करते रहते हैं, वो काफ़ी हाँ उनका अच्छा रहते हैं मार्केट में अपने हेयर स्टाइल्स के लिए। आप जैसे किसी को अपने आइडियल मानते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, ऐसा कि हर इंसान हर इंडस्ट्री में किसी न किसी को मानता है? मेरा मेकअप की लाइन में शार्लेट टिलबरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनकी मेकअप ट्रिक्स एंड हैक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और हेयर स्टाइलिस्ट? हेयर स्टाइलिस्ट तो नहीं है कोई। नहीं। अच्छा, ऐसे बहुत बड़ा, मतलब ऑब्वियस होगा ही शायद मेरा क्वेश्चन अटपटा हो, बट तो बहुत बड़ा ब्रांड बनने का सोचा है कि हेयर स्टाइलिस्ट नाम जाना जाए जसप्रीत कौर कालसी?
वो तो है। मुझे लगता है लड़कों में मतलब एक नाम बहुत पॉपुलर है, जावेद हफीफ का है, मतलब उनका नाम ऐसे बच्चों को पता होता है, बहुत पॉपुलर है वो। हाँ जी, वो बट पता क्या है, वो दूसरों का करते हैं, बट मेरा क्या है कि मैं अपना करती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना मेरे में वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है दूसरों का करने का, क्योंकि अभी तक मैंने वो किया नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मुझे शायद थोड़ी सी उस बात पर प्रैक्टिस करने की उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जाना चाहते हैं इस चीज़ में, दूसरों का करने वाले में? हाँ, मतलब अपना ब्रांड हो जहाँ पे आप दूसरों के हेयर स्टाइल कर रहे हैं। वो भी फन है। या फिर इसी में ब्रांड बनना है कि लोग मेरे पेज पे बस इसलिए आए कि हेयर स्टाइल देखना है या कैसा आज बनाना है, तो इनको वो तो अच्छा है ही है, लेकिन शायद उस चीज़ में भी कभी मैं एक्सपैंड करने का सोचूंगी। क्योंकि पता है क्या होता है, मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। अगर मैं एक ही चीज़ को बहुत टाइम तक करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ। तो मेकअप में भी कुछ मतलब जैसे आप मेकअप भी करते हैं, बट मेकअप को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते आप कंटेंट क्रिएशन में, सेकेंडरी रहता है, तो उसको वो हमेशा ऐसे ही रहेगा या कभी फ्रंट में भी आएगा? हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आए कि उसमें भी मैं 50-50 कर दूं, बट अभी मेरा स्टार्टिंग से मैंने पता है क्या रखा था, मैंने अपना हेयर स्टाइलिंग का ही रखा था। तो मुझे उस चीज़ को करने में थोड़ा ज़्यादा और मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एकदम से मुझे आइडियाज़ आते हैं और मैं करने लग जाती हूँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी मैं अपनी हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादा अच्छे से शो कर पाती हूँ रेदर देन मेकअप का। और मेकअप के एंगल्स मुझे अभी इतने अच्छे से पता नहीं कि किस तरह से मेकअप का कंटेंट कैप्चर करना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे लिए है, जो कहीं ना कहीं मुझे पीछे कर देता है मेकअप के उसमें। बट आगे हमें ऐसे कोई ब्रांड देखने को मिलेगा जहाँ पे जसप्रीत कौर जो है वो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग दोनों कर रही हैं? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलो स्टे ट्यून उसके लिए। और जैसे घर में शादी वादी होती होंगी, फंक्शंस होते होंगे, तो सर सारे लोग मतलब गर्ल्स वगैरह आ जाते हैं, हमारा भी हेयर स्टाइल कर दो, तो मतलब ऐसा जाता होगा सबके करने? नहीं, मतलब थोड़ा जो क्लोज होते हैं उनका कर दो थोड़ा तो ऐसा रहता है। बट हाँ, अच्छा रहता है, सब आते हैं थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह के लिए कि मेरे को ऐसा हो रहा है, इसके लिए मैं क्या लगाऊं, ऐसे करो। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ मैं सबको बता रही हूँ, आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो वो अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोग डीएम सीखने के लिए भी करते होंगे, तो कभी सिखाने का कोई सीन रहता है आपका? कोई वर्कशॉप वगैरह लेते हैं आप? मैंने अभी कोई वर्कशॉप नहीं कर रखी। ओके। हाँ जी, तो शायद इन फ्यूचर कहीं कोई वेबिनार या फिर वर्कशॉप ऐसा कुछ रहे, बट अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया। बट हाँ, मेरे को ऐसे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे सीखना कि मुझे आपसे सीखना है प्रोफेशनली, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली तो मैंने खुद नहीं सीखा प्रोफेशनली तो मैंने अभी खुद नहीं किसी और का किया, तो वो थोड़ा सा लगता है। बट वो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी उस चीज़ में भी करने का। करना भी चाहिए, मतलब 4 लोगों को सिखाएंगे आप, फिर और जसप्रीत कौर देखने को मिलेंगे हमें, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर आपका। हाँ, उस फील्ड में भी बढ़ जाएगा, उस फील्ड में बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अभी जैसे आप बहुत सारे कंटेंट को शॉर्ट फॉर्मेट में बनाते हैं, इसको लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत डिटेल कंटेंट बनाने का कभी प्लान किया? हाँ, कि आगे प्रॉपर ट्यूटोरियल्स आए? अभी जो वो अभी रहेगा, वो भी क्या है कि मेरे को ना काफ़ी सारे आप देखोगे तो क्रिएटर्स को एजेंसीज एंड ऑल हैंडल कर रही है, मेरे को भी कोई एजेंसी हैंडल नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने आप अच्छा कर रही हूँ अभी। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि मुझे अगर किसी एजेंसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं एजेंसी वाला पार्ट भी खुद कर रही हूँ, पेपर वर्क वाला काम भी खुद कर रही हूँ, अपना कंटेंट भी मैं खुद ही सोच रही हूँ, कंटेंट शूट भी मैं अपने आप कर रही हूँ, एडिट भी मैं अपने आप कर रही हूँ। और फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ एक्टिव रहना, और आपको ये होता, पहले ऐसा होता था कि हाँ, यूट्यूब पे जब ब्लॉग्स डलते थे तो वंस इन अ वीक डलता था या फिर ट्वाइस इन अ वीक डलता था, बट अब ऐसा हो गया कि रोज़ कुछ ना कुछ लाना है, रोज़ कुछ ना कुछ लाना है, क्योंकि सब इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाँ, मतलब कंपटीशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसा हो गया कि एक्टिव रहना है। तो कहीं ना वो जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ थी ना, वो खोती जा रही है कहीं ना कहीं, जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा है। बट अभी सबको ना शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट पे ज़्यादा अच्छा सबको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सब उसी में कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अभी वही करना पड़ेगा। जैसे कभी आप बड़े बड़े इवेंट्स में गए हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब किए हैं, तो अब तक का सबसे बड़ा कोलैब आपको कौन सा मिला? हाँ, मेरा एक था मेटा के साथ, लॉरियल पेरिस की कैंपेन थी, और वो मेटा इंडिया में मेटा इवेंट जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम हुआ था। पहले एक बैंगलोर में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, फिर जो दिल्ली में हुआ, क्योंकि उन्होंने ये तीनों स्टेट्स में किया था। तो जो सा मेरा दिल्ली वाला था, उसमें मुझे लॉरियल पेरिस और मेटा को रिप्रेजेंट करना था। तो वो मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उस इवेंट में एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आए हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर आई भी हूँ और मैं यहाँ पर किसी ब्रांड के लिए भी काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये और भी बहुत अच्छी बात है।
तो ये मुझे लगा था कि हाँ ये अच्छा काम है, मुझे ये अच्छी कैंपेन मिली। एंड देन सेकंड, जब शार्लेट टिलबरी इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब लॉन्च हुई थी, शार्लेट टिलबरी का ब्रांड इंडिया में नहीं था, तो मुझे नायका के थ्रू कैंपेन मिली थी शार्लेट टिलबरी को रिप्रेजेंट करने का। तो वो भी मुझे लगा था कि वाह, इतने बड़े हॉलीवुड ब्रांड को मैं कहीं ना कहीं सोशली उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो भी मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए एक कैंपेन। तो ऐसी कैंपेन्स थी जहाँ पर ना खुद के लिए भी इज्जत बढ़ जाती है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इस कैटेगरी में हूँ जहाँ पर बहुत लिमिटेड लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उसमें उन्होंने मेरी प्रोफाइल को भी सिलेक्ट किया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब तक टोटल किन किन ब्रांड्स के लिए मतलब काम कर चुके होंगे आप? मैंने कर लिए, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम कर लिया। कुछ नाम बता दीजिए। लॉरेल पेरिस, शार्लेट टिलबरी, मेबेलिन, लिवॉन के साथ तो मैंने काफ़ी सारे कैंपेन्स करे हैं। एंड देन लैक्मे, ऐसे मेकअप का देख लो, डव का भी हो गया, ओले का हो गया। मेकअप की लाइन में देख लो, स्किन केयर की लाइन में देख लो, तो मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है। अभी कोई ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मन है काम करने का बट अभी नहीं किया है, ऐसा कोलैब करने का? ऐसा मैंने सोचा नहीं, बट हाँ कभी कभी मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ या फिर मैं मॉल जाती हूँ ना, तो वहाँ पर बहुत अलग अलग आउटलेट्स होते हैं सबके, तो मैं सबका देख रही होती हूँ कि अच्छा मैंने इस ब्रांड के लिए ये वाला काम किया था, मैंने इस ब्रांड के लिए अभी तक काम नहीं किया, इस ब्रांड का मेरा काम आते आते रह गया, ऐसे ऐसे रहता है माइंड में, वही चीज़ चल रही होती है कहीं ना कहीं। फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड इंडियन या आउटसाइड इंडियन जिसको लगता है कि यार इसके साथ काम करना है एक बार? फिलिप्स के साथ मैंने काम नहीं किया। जैसे हमेशा जब भी कंटेंट क्रिएटर्स के हम इंटरव्यू करते हैं तो जनरली हमें डीएम्स आते हैं या लोगों के ना जानने की इच्छा रहती है कितना कमा लेते हैं। वो मैं नहीं जवाब देती। एक रफ आइडिया तो बताइए। नहीं, लोगों को मोटिवेशन मिलती है। नहीं बताइए। नहीं, हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे, फिर भी क्या जितने जॉब से प्लेसमेंट रेजिस्टमेंट होते हैं उससे बढ़िया? नहीं, ऐसा नहीं कि बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा करके, बट हाँ अच्छा है, डिसेंट है, मतलब आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग। बताएंगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे आंसर से, दिख रहा है। नहीं एक्चुअली क्या है कि लोगों को जब तक फिगर नहीं मिलते हैं ना तब तक उनको मजा नहीं आता। और नहीं मेरे को फिगर बताने का दिल भी नहीं करता पूरा। फिर भी कोई रफ आइडिया कि हाईएस्ट अब तक कितना गया होगा, मतलब कोई ब्रांड का कोलैब कितना रफ? एक फिक्स कुछ भी नहीं यार, बता नहीं रहे आप, देख लो। खैर कोई नहीं। तो जैसे अभी आप कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आगे का इसी कंटेंट क्रिएशन में या अपने ब्रांड्स को लॉन्च करके एज अ स्टार्टअप वाले में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर? अभी तो जैसे ज्वेलरी लव का ही मैंने बताया, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको ब्रांड बनाने की, तो उस पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे वी आर ट्राइंग टू पुल सम स्ट्रिंग्स की कुछ अच्छा उसका और अच्छा बने, तो वो एक चल रहा है। और भी 2-3 प्लान्स कहीं ना कहीं चल रहे हैं, वो जब धीरे धीरे करके मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, अभी नहीं। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर क्या हुआ था। ठीक है जी। अभी आप बताइएगा, फिर न्यूज़ डिकी पे ब्रेकिंग चलेगा, ठीक है? अभी जैसे बॉलीवुड में कभी काम करने का प्लान किया? नहीं, जैसे कभी किसी फिल्म वगैरह के लिए? वो बहुत मतलब बड़ी चीज़ है एक, तो अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मैं अच्छा कर रही हूँ, तो अभी मैं ठीक मतलब खुश हूँ उस चीज़ से। अभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो देखो आती है तो ना आपको पता नहीं चलता कि सच में वो दूसरा पर्सन सही है या नहीं है एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं माइंड में बातें चलती रहती है। मुझे थोड़े बहुत ऑफर्स आए थे और कुछ कुछ अच्छे भी आए थे, बट क्या था उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी अपनी कैंपेन्स बहुत सारी थी, तो मैं वो काम नहीं कर पाई, तो एक वो मिस हो गया। सही है, ठीक है, आई एम हैप्पी। आप आज जो भी हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आज इंटरनेट ने बहुत सारे क्रिएटर्स को जन्म दिया, यू कैन से। आज कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी दुनिया इंटरनेट के अराउंड घूमती है, बट वहीं कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। सो हाउ आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इंटरनेट की वजह से आज ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास? क्योंकि आज से 10 साल पहले नहीं थे, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट आज एज अ करियर लोग उसको अपना पा रहे हैं। सो इंटरनेट की वैल्यू पे थोड़ा सा कमेंट कीजिए। इंटरनेट की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट ने दी है, हर एक इंसान को दी है। कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, बट देखो जिसने अपनी लाइफ में कुछ गलत करना है वो करेगा ही करेगा, चाहे वो इंटरनेट से करे या फिर ऑफलाइन करे। और जिसको उसको अच्छे स्कोप में लेकर जाना है कि मुझे इस काम से मुझे कोई फ़ायदा लेना चाहिए या फिर मुझे इस काम से ऐसा करना चाहिए, मुझे अपनी ऑनलाइन एक प्रेजेंस अच्छी बनानी चाहिए, तो वो उस पर्सन को, उस कैटेगरी को, उस प्लेटफॉर्म को उस वे में देख रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक्चुअली में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो पूरा इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। क्वालिटी क्वांटिटी क्या मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्वांटिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को क्वालिटी पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जैसे भी आपने कहा कि अब आपको डेली कुछ डालना पड़ता है, तो वहाँ क्वांटिटी भी आ जाती है। वहाँ पर बात क्वांटिटी पे आ जाती है, तो ऐसा होता है कि हाँ कहीं ना कहीं क्वांटिटी थोड़ी बहुत, क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैक्रिफाइस हो जाती है, बट हर एक ऑडियंस को खुश रखना है, तो ऐसा रहता है कि हाँ रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, एक्टिव रहना है। आज सोशल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, खासकर इंस्टाग्राम रील्स। मतलब आदमी ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो स्क्रॉल कर रहा है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो बहुत सही है या बहुत गलत है? कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका। मतलब लोग ना ऐसे एकदम आदत बन गई है उनकी। अच्छा है, क्योंकि कुछ वे में कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो बिजनेस वे से कर पाए, कुछ लोग मेमोरीज क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, तो दोनों वे अच्छा है। मतलब अगर आप एडिक्टेड होगे तो? नहीं, वो तो मैं खुद भी हूँ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा काम ही वही है, तो बट कुछ नहीं बोल सकते उसमें, तो कुछ भी नहीं। वो तो मतलब पर्सनली सबका डिपेंड करता है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कितने टाइम तक तो अपने डीएम्स तक नहीं चेक करते, वो इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, वो जॉब्स एंड ऑल में उनका ज़्यादा है, तो वो मेल्स बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, वो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते, यूट्यूब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ऐसा सबका ऐसा नहीं है कि पूरे कंटेंट क्रिएटर्स ही बहुत सारे हो गए इंडिया में, जॉब्स वाले लोग भी हैं, बिजनेस वाले लोग भी हैं, अपने अलग अलग दूसरी फील्ड्स वाले प्रोफेशन वाले लोग भी बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि हम लोग उस इंडस्ट्री में है ना, तो हमें वो लोग ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। ऐसे अगर आप देखो कि डॉक्टर को भी लगता होगा कि यार इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होएगा, ये तो रहता है। मतलब हर फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे लोग दिखते ही रहते हैं उस फील्ड के लोग। जैसे कभी रिलेटिव्स वगैरह के कमेंट्स क्या रहते हैं, देखते हैं तो अच्छे रहते हैं? कभी कोई ऐसे मतलब आ गया हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये करियर नहीं है, ये नहीं है, मेरे तो रिलेटिव्स भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी प्राउड फील करते हैं। अच्छा, उनको भी लगता है कि बढ़िया है। मेरे कज़न्स और भी अगर मेरे साथ कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं, तो जैसे मेरे कज़न, मेरे मासी के बेटे हैं, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स पोस्ट करी थी, तो उनकी कॉलेज की फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने रिप्लाई करा कि अरे ये तेरी सिस्टर है? कहते हाँ, कहते अरे मेरे को इसके हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग मुझे बोलते कि हाँ तूने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है नॉल, तो वो अच्छा है। ये हमारा सवाल नहीं है, अगला डीएम आए कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, वो बता दीजिए। मैं ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे गोल ओरिएंटेड थी स्टार्टिंग में, तो मैं बोलती थी सिंगल एंड अनअवेलेबल टिल 25। लगता है वो मैंने कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर लिया। एकदम मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हाँ काफ़ी ज़्यादा। तो अभी क्या लगता है, मतलब जर्नली इस चीज़ को कैसे देखते हैं जब आप 25 से पहले हैं या 20s में हैं अपनी, और आप एक करियर भी बना रहे हैं, सो कितना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप वाला पार्ट? आई थिंक पहले करियर पे पूरा ध्यान दे लो, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि पूरा करियर पे पहले ध्यान दे लो, उसके बाद इस चीज़ के बारे में सोचो। आज जेनजी जनरेशन के लिए भी यही है। हाँ आई थिंक सो। मतलब आपको पहले काम पे स्टिक रहना है जी, उसके बाद ही। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और वैसे मेरी स्पेसिफिकेशंस नहीं है इस फील्ड में, फैशन एंड बाकी सारी चीज़ों में, बट मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। थैंक यू वेरी मच। जो आपने दिया था वो काफ़ी अच्छा था। थैंक यू। हमारी बातचीत हो गई है, और बहुत मेहनत लगती है बातचीत आप तक पहुँचाने में, लोगों को बुलाने में, और क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, मगर फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोगों की कहानी, ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स, और ख़ासकर ऐसे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोचते हैं, वो आप तक पहुंचाया जाए, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस बार भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप हमारी बात से सहमत होंगे, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारी हर बात माननी ही है, बट जो बात अच्छी लगी है उसको अप्रिशिएट किए, कमेंट में आइए, लिखिए कि हमें ये बात अच्छी लगी, और अगर कोई बात नहीं पसंद आई है तो प्यार से नाराज़गी भी दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि उसका भी अधिकार आपको है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसको उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनका इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। बाकी अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।